है जब तक कि यहाँ पे क्या नहीं आ जाता, टर्मिनेशन कोडोन नहीं आ जाता। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है, इलॉन्गेशन, अर्थात इनिशिएशन और टर्मिनेशन का बीच का जो भाग है इलॉन्गेशन रीजन। और इसकी लंबाई जो है कोड होने वाली प्रोटीन की लगभग 3 गुना होती है, क्योंकि 3 अमाइनो एसिड वो जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो एक अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। ठीक है, फिफ्थ, टर्मिनेशन पॉइंट या सीक्वेंस। इन प्रोकैरियोट्स UAG, UGA एंड UAA, ये ऐसी 3 सीक्वेंसेस देखने को मिलती हैं जो टर्मिनेशन का कार्य करती हैं। ठीक है, टर्मिनेशन प्रोसेस हम बाद में समझाएंगे, लेकिन ये टर्मिनेशन सीक्वेंसेज होती हैं और इस जगह पे आकर पॉलीपेप्टाइड चेन का श्रृंखला का जो निर्माण है वो रुक जाता है। वहीं अगर अपन यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में भी 3 ही होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर अपन कहें तो वहाँ पे UAG जो है वो ज़्यादा मुख्यतः पाई जाती हैं। होती तो तीनों ही हैं, लेकिन ये मुख्यतः पाई जाती हैं। तो दैट इज टर्मिनेशन। टर्मिनेशन साइट। नेक्स्ट, वापस इसके बाद नॉन कोडिंग रीजन। अब ये नॉन कोडिंग रीजन हमारे पास 2 बार आ गया, इसलिए हम क्या कर देते हैं इसको, नॉन कोडिंग सीक्वेंस या रीजन को, ये हो गया नॉन कोडिंग सीक्वेंस फर्स्ट और ये हो गया नॉन कोडिंग रीजन सेकंड। अर्थात टर्मिनेशन होने के पश्चात mRNA का वो भाग जिसके न्यूक्लियोटाइड्स अभी भी कोड होने से रह गए हैं, अर्थात वो कोडिंग में भाग नहीं लेते, तो इसको हम यहां बोल देते हैं, एक्चुअली में इस एरिया को हम बोल देते हैं लीडर सीक्वेंस और इस एरिया को हम बोल देते हैं टेलर सीक्वेंस। दैट इज नॉन कोडिंग रीजन सेकंड, ये हो गया नॉन कोडिंग रीजन फर्स्ट। इसकी भी लंबाई जो है, न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या फिक्स नहीं है, लेकिन हम इसको मान लेते हैं लगभग 200 न्यूक्लियोटाइड टू 250, ये कम ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, ये हमारे पॉइंट हो गए जो भाग नहीं ले रही है। अब इसके बाद लगातार 200 से 250 सीक्वेंस जो है वो एडेनिन 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 की होती है। दैट इज नॉन एज पॉली ए टेल। ये प्रोसेस कहलाती है पॉली एडिनाइलेशन। ठीक है, तो 7वां पॉइंट हमारा बन जाता है पॉली ए टेल। ये एक्चुअली में एंडोलाइटिक क्लीवेज के फलस्वरूप बनती है। mRNA संश्लेषण के बाद ये प्रोसेस होती है और इसके लिए विशिष्ट पॉलीमरेज एंजाइम A जो है वो यहाँ पे प्रयुक्त होता है और पॉली एडिनाइलेशन द्वारा क्लीवेज करके वो पॉली एडिन टेल को बनाता है। इसके फंक्शंस पूरी तरीके से ज्ञात नहीं है, लेकिन मानना ये है कि यह पॉली ए टेल जो है ये साइटोप्लाज्म, एंकैरियोप्लाज्म में और न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स में से
mRNA को गति जो है उसको प्रदान करती है या ट्रांसपोर्टेशन में काम आती है। दूसरा, ये एक निश्चित आकार तैयार कर रही है 3 के बाद में और सूचना या दूसरे पॉली जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको जुड़ने से रोकती है और mRNA की संरचना को फिक्स करती है, स्थिरता प्रदान करती है, प्लस न्यूक्लियस एंजाइम से अपघटन से बचाती है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गई संरचना किसकी, mRNA की, यूकैरियोटिक mRNA, मोनोसिस्ट्रोनिक mRNA की संरचना। 7 पॉइंट्स हो गए। फर्स्ट कैप 5' रे पे, नॉन कोडिंग सीक्वेंस, इनिशिएशन कोडोन्स। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करें तो हमारे पास आ गया टर्मिनेशन पॉइंट, ठीक है, नॉन कोडिंग रीजन सेकंड और पॉली ए टेल। ये है सामान्य संरचना यूकैरियोटिक मोनोसिस्ट्रोनिक mRNA की। अब हम नेक्स्ट पॉइंट इसी में शुरू करते हैं, इसका संश्लेषण, ट्रांसक्रिप्शन। mRNA के संश्लेषण के लिए हमें यहाँ पे 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। फर्स्ट, DNA डिपेंडेंट, सबसे पहले तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें ज़रूरत पड़ेगी DNA पे प्रोमोटर सीक्वेंस की। फर्स्ट हमें चाहिए RNA प्रोमोटर सीक्वेंस। सेकेंड नंबर पे हमको चाहिएंगे ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमको चाहिए यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन, फैक्टर, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ठीक है, mRNA की बात कर रहे हैं तो कौन सा एंजाइम आएगा यहाँ पे, सेकंड, एंड DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज सेकंड। ये हमको क्या चाहिए यहाँ पे, चाहिए। देन हमको चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स। कौन कौन से, एडेनिन, ग्वानिन, सिस्टोसिन एंड यूरेसिल। और हमको चाहिए ATP या GTP, हाइड्रोलाइसिस, तभी तो इनको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, ये सारी की सारी प्रोसेस जो है वो हमको यहाँ पे करनी है। और यहाँ जो संरचना है उसको हम 3 भागों में बांटेंगे इस रिएक्शन को। कौन कौन सी, पहला हमारा हो जाएगा संश्लेषण में इनिशिएशन। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा आएगा इसमें इलॉन्गेशन, एंड थर्ड पॉइंट जो हम यहाँ पे यूज में लेंगे वो हो गया टर्मिनेशन। अब ये सब कुछ होने के बाद जो mRNA बनेगा वो हमको मिलेगा प्री मैच्योर mRNA या हेट्रोजीनस न्यूक्लियर mRNA। ये काम का नहीं है, इसे काट छाट करके क्या बनाना होगा, मैच्योर mRNA। और इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं mRNA स्प्लाइसिंग या प्रोसेसिंग। और यहाँ पे प्रोसेसिंग भी हमारी 3 स्टेप्स में कंप्लीट होगी। फर्स्ट इज कैपिंग, सेकंड हो गई स्प्लाइसिंग, और थर्ड वन जो है वो हो जाएगी कौन सी, पॉली एडिनाइलेशन।
इस प्रकार से mRNA का संश्लेषण कंप्लीट होगा। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रोमोटर को। प्रोमोटर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक सिंपल डायग्राम के रूप में यहाँ पे बना देते हैं। ये लीनियर फॉर्म में डीएनए बना रहा हूँ ताकि हमको दिक्कत नहीं हो। ये हो गया इसका +1 पॉइंट जिसको हम बोल रहे हैं इनिशिएशन, और यहाँ पे हमारी सीक्वेंस जा रही है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये हो गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और इस सीक्वेंस के ऊपर हमारा जो डीएनए चल रहा है ये हो गया डाउन स्ट्रीम, और ये इसकी हो गई अप स्ट्रीम। ठीक है, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, क्लियर है। इसके अंदर हमने जो कंजर्व एलिमेंट्स पढ़े थे कंसिक्वेंस बॉक्सेस के रूप में, वो लगभग अगर अपन डिसाइड करें तो एक पैरामीटर यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, और पैरामीटर हमारा ये कह रहा है ये सेगमेंट हो गया लगभग 30 के कर लेते हैं, -30, -60, -90, -120, ठीक है, एंड -150 तक का पैरामीटर हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो -30 की पोजीशन पे हमको यहाँ विशिष्ट अनुक्रम देखने को मिल रही है। हमको यहाँ विशिष्ट अनुक्रम देखने को मिल रही है जिसका हमने नाम दिया ATT, AAT। ठीक है, इसको हमने नाम दिया था टाटा। पहले जो हमने पिछले क्लास में प्रोमोटर सीक्वेंस पढ़ी है उसमें डायग्राम नहीं बनाया था यहाँ के लिए ताकि टाइम खराब नहीं हो, तो हम डायग्राम यहाँ बना रहे हैं उसका। तो ये हो गया टाटा, TATA बॉक्स। कहाँ उपस्थित है? इनिशिएशन पॉइंट, इनिशिएशन पॉइंट से अप स्ट्रीम -30 की पोजीशन पर। -30 की पोजीशन पर। इसी प्रकार अगर हम -80 की पोजीशन की बात करें, ये रही -80 की पोजीशन। यहाँ पे कुछ विशिष्ट सीक्वेंसेस हमको मिली जिनको हम नाम दे रहे हैं यहाँ पे सेट बॉक्सेज। ये हो गई लगभग GGC CAAT CGT, नहीं CT, TATA, और यहाँ पे हो गया CAAT, दैट इज सेट बॉक्स, सेट बॉक्स। ठीक है, -80 पोजीशन पे। यहीं लगभग 50 पोजीशन पे कुछ विशिष्ट अनुक्रम्स मिल रही थी। कौन सी? GGGCGG, जिसको हम नाम देते हैं GC बॉक्स। कुछ विशिष्ट इन्वर्टेड रिपीट्स मिलती हैं -50 की पोजीशन पे। वहीं लगभग -100 पोजीशन पे भी हमको मिली थी जो कि थी GGGCGG। इनको भी हमने GC बॉक्सेज कहा। ठीक है, ऐसे ही एक हमको यहाँ पे -120 पे भी मिला था जिसको हमने ऑक्टोमर बॉक्स कहा। ठीक है, ये कुछ विशिष्ट प्रोमोटर सीक्वेंसेज हैं किसकी? mRNA संश्लेषण की। किसकी? mRNA संश्लेषण की। तो इन प्रोमोटर सीक्वेंसेज पे हमको मेनली काम में लेना है टाटा बॉक्स को,
हमको काम में लेना है सेट बॉक्स को और हमें यूज में लेना है जीसी बॉक्सेस को। ठीक है, ये हो गई हमारी प्रोमोटर सीक्वेंसेस। अब आते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, ये हो गया फैक्टर, एंजाइम हो गया सेकेंड, और ये एक कॉम्प्लेक्स है, ये एक कॉम्प्लेक्स है। तो इस कॉम्प्लेक्स में अगर हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे x का मतलब है D, A, B, E, F की 2 यूनिट्स हैं, G, H, I, J। ये फैक्टर्स इनिशिएट करते हैं किसको? mRNA के संश्लेषण को, अलग अलग तरीके के कार्य करते हैं। ये फैक्टर्स, ये सारे के सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं और आवश्यक हैं mRNA के संश्लेषण के लिए से क्रम में। ये मैंने क्रम में ही लिखे हैं, जिस क्रम में काम आएंगे उसी स्टेप में है। हम इसको A, B, D, E भी कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया। कहीं पे C युक्त होता है, कहीं पे नहीं होता, इसलिए हमने C को ऐड नहीं किया है। तो ये एक तरीके से I, J के तक हैं लेकिन आइडेंटिफाई नहीं है पूरी तरीके से। तो ये हो गए हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ठीक है, इसके बाद में पॉलीमरेज एंजाइम्स की हम बात करें तो पॉलीमरेज एंजाइम एक जटिल एंजाइम है जो कि लगभग यहाँ पे अगर अपन कहें तो लगभग 5, क्योंकि टीआरएनए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, टीआरएनए का मतलब थर्ड वाला, सेकंड कम है, लगभग 5 यूनिट्स मिलके बनती हैं। ये हो गई इसकी 2, दैट इज अल्फा यूनिट, ये हो गई इसकी बीटा यूनिट और ये हो गई इसकी लगभग बीटा डैश यूनिट, और बीच में इसके यूनिट है दैट इज ओमेगा। ठीक है, बीटा डैश, अल्फा और ओमेगा यूनिट्स इसकी हैं। लगभग 9 लाख डाल्टन के आसपास इसका वेट है और मॉलिक्यूलर वेट है, और ये हो गया इसका दैट इज नॉन एज कोर पार्टिकल। इसको हम बोलते हैं कोर पार्टिकल। और जब तक यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इनिशिएट करने के लिए आता है H और आता है E, ये 2 एंजाइम्स जो हैं वो यहाँ पे जरूरी हैं, और एक इसमें आता है स्मॉल यूनिट F। ये तीनों के तीनों जो फैक्टर्स हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, वो इसको स्टिमुलेट, बाइंडिंग, तीनों काम करने के काम आते हैं। तो यहाँ एक फैक्टर होता है सिग्मा पार्टिकल। जब ये सिग्मा पार्टिकल इसमें ऐड हो जाता है जब ये सिग्मा पार्टिकल इसमें ऐड हो जाता है दैट इज नॉन एज होलो एंजाइम। और ये होलो एंजाइम जो है वो पैम्पलेट पे, मतलब जो टेम्पलेट बना हुआ है डीएनए का, उस पे पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स को बाइंड करने में सक्षम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे ये सारे के सारे सीक्वेंसेस की हमको जरूरत पड़ती है। फिर हमें चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड जो कि एडेनिन, ग्वानिन, सिस्टोसिन, यूरेसिल के रूप में हमको यहाँ पे प्राप्त हो रहे हैं। एटीपी, जीटीपी, ये हमको इनके हाइड्रोलाइसिस से एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये सारे के सारे प्रोग्रेस जो है वो एनर्जी कंज्यूम है, अर्थात हर जगह हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। उसके बिना स्टेप्स या एनर्जी एंजाइम्स काम करेंगे ही नहीं। अब हम आते हैं किस पे? प्रोसेस पे। तो प्रोसेस को हमने बांट दिया 4 भागों में। पहला हम बोल रहे हैं इनिशिएशन, दूसरा हम बोल रहे हैं इलोंगेशन, ठीक है, तीसरा हम बोल रहे हैं टर्मिनेशन, चौथा हम बोल रहे हैं प्रोसेसिंग। फर्स्ट इज इनिशिएशन ऑफ mRNA। ठीक है, इनिशिएशन की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो इनिशिएशन को डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। पूरे कैरेक्टर्स मैंने बताई दिए। ये हो गया डीएनए,
और इनिशिएशन के लिए डीएनए का एक रज्जुकी होना आवश्यक है। तो सबसे पहले तो पॉइंट को ढूंढा जाएगा जो कि यहाँ पे है इनिशिएशन पॉइंट। तो इनिशिएशन पॉइंट ये हो गया +1, दैट इज इनिशिएशन पॉइंट, और ये हो गया डाउन स्ट्रीम, और ये हो गया अप स्ट्रीम। ठीक है, और यहाँ पे हम जोड़ देते हैं छोटी छोटी सीक्वेंसेस के रूप में। यहाँ में मैंने लिख दिया TA सीक्वेंस, यहाँ लिख दिया CAAT सीक्वेंस, ये हो गई GC सीक्वेंस, और ये भी हो गई GC सीक्वेंसेस के रूप में। ये हो गया पूरा का पूरा एरिया जिसको हम कह सकते हैं प्रोमोटर रीजन, और ये हो गए कॉन्सिक्वेंस बॉक्सेस या संरक्षी तत्व। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट है। अब यहाँ पे आके कौन जुड़ रहा है? सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड X का सबसे पहले कौन जुड़ेगा? D भाग, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड D, और ये D जो है ये इनिशिएशन पॉइंट को पहचानता है और कहाँ जुड़ता है? अप स्ट्रीम टाटा बॉक्स के साथ। तो ये हमारा हो गया डायग्राम। ये हमको बार बार बनाने पड़ेंगे क्योंकि एक साथ बनाओगे तो हम वहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि कौन पहले आया और किसने क्या काम किया। तो ये हो गया हमारा +1 पॉइंट, ये हो गया डाउन, ये हो गया अप स्ट्रीम, ये हमें बार बार लिखना होगा। और ये जो हमारा टाटा था TATA, ये हो गया सेट, ये हो गया GC, ये हो गया GC। तो इस टाटा बॉक्स से हमको यहाँ पे जोड़ना है एक जो लाल डॉट से आपको दिख रहा है अलग से, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड D। ठीक है, D जुड़ गया। D के बाद में अब यहां पे जुड़ेगा A, और ये A भी जुड़ेगा अप स्ट्रीम, ये ग्रीन कलर से लाइटली आपको दिख रहा होगा, इसको लिख मैं ब्लैक से ही देता हूं, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड A। ठीक है, और इसी के साथ यहां पे और जुड़ेगा एक B और C के रूप में जो कि डाउन स्ट्रीम जुड़ता है, दैट इज यहां बीच में डाल देता हूं TF सेकेंड B। जुड़ गया, A जुड़ गया, D जुड़ गया और B जुड़ गया। ठीक है, ये क्रम से जुड़ गए। अब आगे D जो है वो इस कॉम्प्लेक्स के साथ अब क्या करेगा और आगे TF सेकेंड D जो है अब क्या करेगा, इसमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड किसको जोड़ेगा? F को, F की दोनों यूनिट्स को जोड़ेगा, और इसके साथ ही किसको जोड़ेगा? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड H को जोड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे H जो है वो हेलिकेज रिएक्शन के रूप में आ रही है, क्योंकि डीएनए का एक रज्जुकी होना आवश्यक है। तो ये यहाँ पे ये हो गया हमारा डीएनए, ये हो गया इनिशिएशन पॉइंट, और ये हो गए बाइंडिंग साइट्स, और 3 प्राइम टू 5 प्राइम का ध्यान रखना। और यहाँ पे जुड़ रहा है, ये तो जुड़ गया कौन सा? TF सेकेंड D, और ये जुड़ गया TF सेकेंड B, और ग्रीन पेन से जुड़ा हुआ है कौन सा? TF सेकेंड A। ठीक है, ये तो पहले से जुड़े हुए थे। अब यहां पे कौन जुड़ रहा है? ये इनिशिएशन पॉइंट से डाउन स्ट्रीम की तरफ कौन जुड़ा? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड H, और ये सेकेंड H जो है हेलिकेज के रूप में काम कर रहा है, और इसने यहाँ पे बबल फॉर्मेशन करके इनिशिएशन पॉइंट से डीएनए को क्या कर दिया? हेलिक्स
मतलब एक रज्जु की संरचना में तोड़ रहा है, डीएनए को एक रज्जु की बना रहा है। क्लियर है? और जो ही H जुड़ता है ये यहाँ पे किसको और जोड़ लेता है? F को। दीज आर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड F, दोनों यूनिट्स यहाँ पे जुड़ जाती हैं। तो H के जुड़ने के कारण यहाँ पे ये हो गया हमारा +1 पॉइंट, ये हमारे खुल गए अब सारे के सारे, और ये रहा डीएनए। तो कौन कौन जुड़ा हुआ था? रेड से तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है कौन? डी। और एक रेड जो है वो कौन सा है यहाँ पे? बी। नहीं, बी नहीं है, हाँ बी है। ग्रीन में कौन है? ये पूरा लिखना है अपन को डायग्राम में। इसमें है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड ए। इसको यहाँ ब्लू पेन से दिखा देता हूं। ये था सेट बॉक्स, ये था टाटा। ये रिएक्शन किसने कर दी? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड H ने, हेलिकेज। और ये भी किसने कर दिया? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड H। अब इन्हीं में साथ में कौन जुड़े हुए हैं? और फैक्टर्स जुड़े हुए हैं जिनको हमने यहाँ पे नाम दिया ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड F। यहाँ F कई तरीके के रोल कर रहा है, टोपो आइसोमराइजेशन टाइप। उसके अलावा ये यहाँ पे क्या कर रहा है? बाइंड कर रहा है डीआरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंजाइम को। ठीक है, H उसको खोल रहा है, F ने यहां पे किसको बाइंड कर लिया? आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंजाइम को। सेकेंड बी, वो है सेकेंड डी। ठीक है, ये सारे हो गए। इनके साथ में यहाँ पे कौन जुड़ा? ये रहा TF सेकेंड, TF सेकेंड F। ठीक है, और ये जुड़ गया यहाँ पे TF सेकेंड H। इन्होंने खोल दिया है पूरे डीएनए को। और अब इस संपूर्ण संरचना से कौन जुड़ चुका है? ये हमने जोड़ दिया बड़ा सारा, जिसको हम दिखा रहे हैं, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड कोर पार्टिकल। ध्यान रखना, अभी कोर पार्टिकल है। अब हमारे बाकी के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, जो कि सबसे पहले जो यहाँ आएगा, अब कौन सा जुड़ेगा? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड ई। ठीक है, इसके अलावा J है, I है, ये भी अन्य कार्य करते हैं जिनकी अभी स्थिति और कार्य का पूरी तरीके से ज्ञान नहीं है। ये E क्या करेगा? E आकर इस पॉलीमरेज एंजाइम में सिग्मा पार्टिकल को जोड़ेगा, जिससे ये क्या हो जाएगा? एक्टिव। और ये एक्टिव होते ही यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना क्या कर देगा? प्रारंभ। तो यहाँ पे मेन काम किसका? H हो गया, F हो गया और E का काम हो गया, जिसकी वजह से श्रृंखला का क्या हो जाएगा? इनिशिएशन। तो ये संपूर्ण संरचना क्या हो चुकी है? ये संपूर्ण संरचना कहलाती है अब इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, दैट इज इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। और इस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है? अब इनिशिएशन। और इनिशिएशन के बदौलत इसने
3 से 5 डायरेक्शन में। पॉलीमरेज क्या करेगा, यहाँ पे अब जोड़ेगा जो कि है 5 से 3 डायरेक्शन में, और यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा OH ग्रुप के साथ, और इस पूरे संपूर्ण कॉम्प्लेक्स को छोड़कर आगे सरक जाएगा, एक न्यूक्लियोटाइड आगे सरक जाएगा, कॉम्प्लेक्स अपनी जगह पे रह जाएगा। ये हो गया पूरी तरीके से इनिशिएशन। अब हम बात करते हैं सेकंड पे, इलॉन्गेशन। mRNA का इलॉन्गेशन। mRNA के इलॉन्गेशन की हम बात करें तो जो ही ये इनिशिएशन कंप्लीट हुआ तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर E था ये वहां से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। यह सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर D E को अलग कर देता है, और E की वजह से जो सिग्मा पार्टिकल जुड़ा था, इसमें जो हमने सिग्मा पार्टिकल डाला था वो सिग्मा पार्टिकल क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोर पार्टिकल में। अर्थात सिग्मा, जिसको हमने होलो पार्टिकल कहा, वो केवल इनिशिएशन के लिए था। एक बार इनिशिएट होने के बाद पॉलीमरेज को सिग्मा पार्टिकल की जरूरत नहीं होती है, धीरगन के लिए कोर पार्टिकल सफिशिएंट है, प्लस इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की भी आवश्यकता नहीं होती है। ये इनिशिएशन पॉइंट पर ही रह जाते हैं या धीरे धीरे वहाँ से क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, और पॉलीमरेज आगे बढ़ जाता है उपस्थित न्यूक्लियोटाइड्स के अनुसार माध्यम में से कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता रहता है और श्रृंखला को आगे धीर्गित करता रहता है। और ये धीरगन तब तक होगा जब तक कि श्रृंखला का समापन नहीं हो जाता। जब तक श्रृंखला का समापन नहीं हो जाता ये लगातार उसको बढ़ाता रहता है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट आता है हमारा इसके अंदर, टर्मिनेशन। ये बिठा देते हैं। एक्चुअली टर्मिनेशन एक जटिल प्रोसेस है जो अलग अलग प्रकार के आरएनए या प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में अलग अलग प्रकार से होती है। जैसे आरआरएनए का टर्मिनेशन अलग प्रोसेस है, टीआरएनए का टर्मिनेशन अलग है, एमआरएनए का प्रोसेस जो टर्मिनेशन जो है वो एक अलग प्रोसेस है। इनमें अलग सीक्वेंसेस या टर्मिनेशन कोडोन्स भूमिका निभाते हैं। प्री एमआरएनए लिख देता हूं, प्री एमआरएनए चेन। ठीक है, टर्मिनेशन एक विशिष्ट भूमिका के द्वारा कंप्लीट होता है जो कि इलोंगेट होती हुई चेन, इलोंगेट होती हुई चेन में किधर की तरफ, डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम की तरफ अगर अपन कहें तो एक विशिष्ट सीक्वेंस जो है वो यहां पे देखने को मिलती है, दैट इज ए। ठीक है, ये एक विशेष सीक्वेंस अनुक्रम है जो कि डाउन स्ट्रीम उत्पन्न होती है। ये है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और इसके एक निश्चित अंतराल के बाद लगभग 40 टू 60 न्यूक्लियोटाइड के बाद में एक विशिष्ट सीक्वेंस आती है, दैट इज GU। ठीक है, और ये विशिष्ट सीक्वेंस जो है वो एक विशिष्ट फैक्टर को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, या उनके द्वारा इनको क्या किया जाता है, पहचाना जाता है। ये जो GU सीक्वेंसेस हैं ये एक्चुअली में क्या करते हैं, mRNA के पॉलीएडिनाइलेशन जो एंजाइम है, एंजाइम है एंजाइम, अभी यहाँ ध्यान नहीं आ रहा है। पॉलीएडिनाइलेशन, पॉली ए टेल जो है, पॉली ए टेल सिंथेटेज जो कि पॉलीएडिनाइलेशन का कार्य कर रहा है,
वो इन GU सीक्वेंसेस से क्या हो जाता है, एक्टिव। क्लियर है। और इसके एक्टिव होने से यह एंजाइम जो है वो एक विशिष्ट बंधनकारी प्रोटीन्स को क्या कर देता है, सक्रिय बनाता है। और वो यहाँ पे कैस्केड के रूप में लाइक क्या बोलते हैं, CSTF, इनको हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स। क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स को क्या कर देता है, सक्रिय। और इसी प्रकार का एक और यहाँ पे कैस्केड है, दैट इज CPSF। ये भी स्टिमुलेटिंग फैक्टर है क्लीवेज से संबंधित। ये दोनों के दोनों जुड़कर क्या बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स। ठीक है। और ये जो CSTF एंड CPSF कॉम्प्लेक्स है, ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, जो कोर पार्टिकल आगे की तरफ बढ़ रहा है, उस बढ़ते हुए कोर पार्टिकल में क्या कर देते हैं, क्लीवेज उत्पन्न कर देते हैं। तो पॉलीमरेज एंजाइम के हटते ही जो श्रृंखला है mRNA की, वो भी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाता है। उसका दीर्घन भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसी को ही हम टर्मिनेशन कहते हैं। तो एक्चुअली में कोई पर्टिकुलर कोडोन्स की अगर हम यहाँ बात करें, सीक्वेंस की बात करें, तो वो नहीं है। mRNA के अंदर विशिष्ट सीक्वेंस पहचान कर जो पॉली एडेनाइलेशन सिंथेटेज एंजाइम है, उसकी उपस्थिति में यहाँ पे mRNA का क्या होता है, समापन होता है। अब इसके बाद हमारा पॉइंट आता है प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।